आरडीजे वापस आ रहे हैं एमसीयू में बट एज अ डॉक्टर डूम। उधर डेडपुल एंड वुल्वरीन में कैमियोज भरे हुए थे, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का भी सेम हाल था। नो वे होम में दोनों पुराने स्पाइडरमैन को देख के हमने थिएटर को स्टेडियम ही बना दिया था। वहीं दी मार्वल्स में भी पुराने वाले बीस्ट का कैमियो देख लिया। कहीं ना कहीं जो हमें ये नॉस्टैल्जिया वाले कैमियोज या रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये एक बढ़िया थिएटर एक्सपीरियंस तो देते ही है। पर मेरा मानना है कि अगर ये चीज़ें आगे भी ऐसे ही चलती रही तो ये शायद एमसीयू को अंदर से खोखला कर सकती है। कैसे? आज इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेट पर मिठाइयाँ बंटना शुरू हो चुकी है क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापसी कर रहे हैं एमसीयू में एज डॉक्टर डूम। अब इससे पहले मुझे कोई बोले कि मैं आरडीजे का फैन नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप लोगों की तरह ही मैंने उनकी पूरी आयरन मैन आर्क को बहुत ही पसंद किया है। 2015 के बाद एमसीयू की हर मूवी को मैंने फर्स्ट डे 500 रुपए की टिकट दे के देखा है और मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि आरडीजे हॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। मैं ये भी बता दूं कि मुझे विश्वास है कि वो डॉक्टर डूम के रोल में बेस्ट देंगे अपना, शायद एक ऐसी परफॉर्मेंस जो ऑस्कर लेवल की हो जाए। मुझे रूसो ब्रदर्स पे भी विश्वास है कि वो एक अच्छी स्टोरी के साथ उनके इस नए कैरेक्टर को पेश करेंगे। तो भाई फिर दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत यह है कि ये हिंट करता है कि एमसीयू अब नॉस्टैल्जिया बेचने में ज़्यादा फोकस करने की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मानो या ना मानो, सबसे पहले तो ये उनके लिए टिकट बेचने का एक मार्केटिंग डिसीजन ही है। जो भी फैंस इससे खुश है वो भी यही कह रहे हैं कि ये चीज़ एमसीयू की डूबती नैया को पार लगा देगी। उन्हें भी पता है कि ये डिसीजन सिर्फ फैंस को हाइप करने के लिए ही लिया गया है सबसे पहले, वरना अभी तक तो डॉक्टर डूम एमसीयू में आने भी नहीं वाला था। कैंग हमारा बिग बैड ही था और इवन फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस कंफर्म हो ही गया था। तो कैंग को हटा के डूम की स्टोरी लाइन को लाना, ये डिसीजन बड़ी जल्दबाजी में ही लिया गया है। मैं ये जो कैंग का ऐसे एंड करना समझ सकता हूँ। लोकी के सीजन से बहुत कम रेगुलर ऑडियंस ने देखे होंगे और उन्हें लगा होगा कि अगर हम उसकी ग्रैंड एंट्री कराएंगे एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में तो वहां से ऑडियंस उसे पसंद करने लगेगी। लेकिन वो मूवी बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस दोनों के बीच बोले तो ऑन एन एवरेज चली तो नहीं। हालांकि यहाँ तक भी बात ठीक है, कैंग के एक्टर जोनाथन मेजर्स को तो फैंस पसंद ही कर रहे थे, उनको लेकर तो कोई कंप्लेन नहीं थी। लेकिन फिर उन पे भी एक लीगल केस हो गया, वो भी मार पिटाई का, और डिज्नी जैसी कंपनी के लिए तो ये बिल्कुल नो नो है। तो कैंग का अपनी कैंग डायनेस्टी बनाने का राज उसी के साथ चला गया। फिर भी मैं मानता हूँ कि कम से कम ये तो अच्छा होता कि केविन फाइगी एक ऑफिशियल इंटरव्यू दे देते, वरना अब थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। और फिर हम किसी चीज़ का अगर सालों से वेट कर रहे हैं उसमें हम इतना दिमाग ही क्यों लगाए। चलो फिर भी वो तो हो गया और डूम आ चुका है, लेकिन आरडीजे ही क्यों? हॉलीवुड में कई और टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो इस कॉम्प्लेक्स विलन को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर को अगर कोई नया एक्टर अपनाता तो वो कुछ हमें ही नया ही देता है एमसीयू में। मार्वल को जो अपना नया बिग विलन मिलता, कुछ ऐसा लगता है कि वो यूनिक है। तो आरडीजे को ही क्यों लाया गया? इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि वो एक फैन फेवरेट एक्टर है। आप देख ही सकते हैं कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई पूरा इंटरनेट पागल हो गया। मार्वल को भी पता था कि अब अवेंजर्स के नाम पे मूवी अभी तो नहीं चलेगी। उन्होंने खुद पिछले 5 सालों में अवेंजर्स का सेटअप ही नहीं किया और वहीं पे उल्टा कितने नए सुपर हीरोज और जोड़ दिए। जब हम शंची मूवी देखने गए थे तो उसके मिड क्रेडिट सीन्स में लगा था कि शायद अब कुछ शुरुआत होगी। वॉन्ग मिलने आता है वहां पे शंची से और उस जगह पे कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर भी होते हैं। लेकिन फिर उस स्टोरी लाइन का आगे कोई अभी तक तो कनेक्शन देखने को मिला नहीं है। वो बात अलग है कि फैंस थ्योरीज बनाए जा रहे थे। और वहीं पे मार्वल स्टूडियोज को एंड गेम के बाद कोई $1 बिलियन मूवी भी नहीं मिली है अब तक। मैंने यहाँ पे नो वे होम और फार फ्रॉम होम को काउंट नहीं किया क्योंकि वो टेक्निकली सोनी की प्रॉपर्टी है। शायद अभी डेडपुल एंड वुल्वरीन यहाँ पे $1 बिलियन क्रॉस कर जाए, पर वो भी देखे तो वो भी पुराने 2 एक्समैन कैरेक्टर्स की वजह से होगा। अब उनके नज़रिए से देखे तो आरडीजे को वापस लाना ही उनके पास एक ऑप्शन था, क्योंकि जहाँ फेज 3 में उनकी 11 में से 6 मूवीज $1 बिलियन पार कर गई, अब यहाँ पे अवेंजर्स को लेकर शायद उतनी भी एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी 2012 में होगी किसी को। लेकिन अवेंजर्स तो है उनकी सोने की मुर्गी और अब अगर उसे ऑडियंस के सामने ले जाना है तो थोड़ा सा हट्टा कट्टा उसे बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना फैंस को नॉस्टैल्जिया दिया जाए। सिर्फ 2 ही साल है उनके पास, उन्हें मूवी रिलीज ही करनी पड़ेगी वरना इन्वेस्टर नाराज हो जाएंगे अगर और डिले कर दी तो इसे बड़े इवेंट को अगर बड़े पर्दे पे लाना है, थोड़ा जल्दी करना है, थोड़ा मसाला भी ऐड करना है तो नॉस्टैल्जिया भी ऐड कर दो। और अभी भी मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे आरडीजे और रूसोस पे भरोसा है, पर ये डिसीजन डेस्परेट तो दिख ही जाता है।
और ये डिसीजन और जो बाकी वो मल्टीवर्स में कैमियोज वगैरह दिखा रहे हैं सारे, ये जो ट्रेंड चला है ना, उससे एक पेंडोरा बॉक्स भी खुल चुका है, क्योंकि अब फैंस सबका रिटर्न चाहता है यहाँ पे। आप देख लो इंटरनेट खोल के, कोई कह रहा है कि इतना खर्चा हो गया मालिक, तो एक क्रिस एवंस का कैप्टन अमेरिका भी वापस ले आओ, एक ब्लैक विडो वापस आ जाती तो दिल को शांति मिलती। अरे हमें तो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का सीन देखना है ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के साथ। आप देख रहे हो कि अब फैंस यही चाहते हैं कि सारे पुराने कैरेक्टर वापस आ जाए। और अभी तो आरडीजे जो डूम बने हैं उस पे भी थ्योरीज बनना शुरू हो चुकी है। पहला तो फैन यही चाहते थे कि वो कोई टोनी स्टार्क का ही वेरिएंट हो जो आगे जाके डॉक्टर डूम का टाइटल ले ले। हालांकि ये थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली रूसोस ने कह दिया है कि वो विक्टर वॉन डूम ही बनेंगे। पर फिर फैंस की ये ख्वाहिश है कि वो शायद इन फेमस आयरन मैन स्टोरी लाइन को अडेप्ट करे, जहाँ पे डूम ही आयरन मैन बन जाता है, या फिर वो यहाँ पे सुपीरियर आयरन मैन के कुछ विलन एलिमेंट्स को उठाए। मैंने तो एक थ्योरी ये भी सुनी है कि ऐसा हो सकता है कि शायद ये वाला जो डूम है वो एंड में अच्छा बन जाए और हमें बाद में पता चले कि एक और दूसरा डॉक्टर डूम था जो मेन विलन यहाँ पे होगा। और सबसे ऊपर तो बात ये चली गई जब किसी ने कहा कि आरडीजे के आयरन मैन को जिंदा किया जाए और वही यहाँ पे एंड में आरडीजे के डॉक्टर डूम से फाइट करे। सीधा बोले या टेढ़ा, कहीं ना कहीं फैंस के दिल में तो वही उम्मीद है कि टोनी स्टार्क का ही रिटर्न हुआ है। अब इस आरडीजे ऐसे डूम के डिसीजन में मुझे इतनी दिक्कत नहीं लगती। दिक्कत मुझे ज्यादा तब आती है जब ऐसा लग रहा है कि जो आने वाली एवेंजर्स मूवी है वो रिटर्न्स के नाम पे, कैमियोज के नाम पे, फैन सर्विस के नाम पे ही सेल होगी। और अगर वो होगा तो आपने जो इतने नए कैरेक्टर्स को ऐड किए हैं वो आगे जाके कब डेवलप होंगे। जैसे जब हम छोटे थे तब हमें नहीं पता था कि आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है या थॉर कौन है, लेकिन फिर मार्वल ने उनकी मूवीज दी, उनकी अपनी अपनी ट्रिलॉजीज बनी, और उसके बाद जब हमने उनको इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में देखा तो हमें ये फील हुआ कि ये हमारे कैरेक्टर्स है। यही चीज उन्होंने नए कैरेक्टर्स के साथ करना था, जो उन्होंने यहाँ पे फेज 4 और फेज 5 में पूरे सुपर हीरोज का मेला लगाया था उनके साथ। ऑफकोर्स उसमें से कुछ हिट और मिस रहे, पर जो हिट रहे जैसे फॉर एग्जांपल शंग-ची, उसका सीक्वल वैसे ही लेट हो चुका है, 3 साल हो गए उसको मूवी को आए हुए। डॉक्टर स्ट्रेंज का वही सीक्वल आया था 6 साल के बाद, और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 बॉक्स ऑफिस पे चली भी थी, लेकिन फिर उसके सीक्वल का कोई अभी अता पता नहीं है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड में शैरन कार्टर कुछ प्लान करती है वहां पे, लोकी और TVA का क्या होगा ये नहीं पता। फैंस अब भी वेट कर रहे हैं कि वांडा का रिटर्न होगा कभी ना कभी। मून नाइट जो भी एक फैन फेवरेट बना था वो दिखेगा आगे कि नहीं दिखेगा। और जो वो टॉम हॉलैंड का टीज हुआ था, चलो उन्होंने रेस्ट ले लिया, बट अब स्पाइडरमैन 4 का कोई प्लान है या उसमें भी 2 साल और लगेंगे। और मान लो जो शोज या मूवीज नहीं भी चले उनको भी तो ठीक आप ही को करना है, आप उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। चलो आप कह सकते हो कि शी हल्क तो बहुत ही बुरा था, उसे तो हम वापस नहीं लाएंगे, पर मिस मार्वल थोड़ा बहुत तो चला था, उसको तो एक मूवी भी दे दिया आपने, और ना जाने कितनी स्टोरी लाइन्स और खुली पड़ी हुई है अभी। तो पिछले 3 साल से जो हम अभी तक देख रहे थे उसका कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर लास्ट मोमेंट पे सब चेंज हो जाएगा। जैसे ये तो हम सुन ही रहे हैं कि मल्टीवर्स सागा के बाद आएगा म्यूटेंट सागा, तो वहां पे मान लो आपके नए वाले एक्समैन नहीं चले तो वहां पे भी आप यही करेंगे, फोन लगाएंगे माइकल फैसबेंडर या इयन मैकलेन को कि वापस आ जाओ दोस्तों, हमें तो अब एक्समैन नो वे होम बनानी है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मेरा पॉइंट बस इतना है कि फैंस फिर अब यही फोकस करेंगे आगे जाके कि अब नेक्स्ट अवेंजर का सीन क्या है, और जो हम इससे पहले आने वाली चीज़ों पे धीरे धीरे फोकस कर रहे थे, वो एक मार्वल की स्टोरी टेलिंग बन रही थी, उसको लोग बोलेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, उसको लोग भूल जाएंगे या उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। मैं वैसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पुराने कैरेक्टर्स का रिटर्न कराएंगे तो उनको वो स्टोरी नहीं देने वाले। मुझे तो ये भी लगता है कि डूम्सडे के अंदर डॉक्टर डूम का एक बहुत ही बढ़िया ओरिजिन वो दिखाएंगे, और उस सब एक्शन कॉमेडी की वजह से दोनों मूवीज ब्लॉकबस्टर तो निकल ही जाएगी। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं आपको फर्स्ट डे थिएटर के अंदर बैठा हुआ दिख जाऊंगा, पर एटलीस्ट फिर मेरा यही हो जाएगा कि जो चीज़ें मुझे पहले देखने को मिलेगी, ये सब अवेंजर्स से पहले जो बीच की मूवीज आएगी, मेरा उस पर फिर टाइम देने का मन नहीं करेगा। और अभी तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि फैंटास्टिक 4 की टीम हमें आने वाली दोनों अवेंजर्स मूवी में दिखेगी, और हो सकता है वही लीड करे वहाँ पे, क्योंकि टेक्निकली देखे तो डूम के जो क्लासिक दुश्मन रहे हैं वो वही है। लेकिन अभी तक तो फैंटास्टिक 4 भी नहीं आया है। अगर गलती से उनकी मूवी नहीं चली तो क्या उनका भी आगे जाके कुछ ओवरऑल अगर वो नेक्स्ट 2 अवेंजर्स मूवी को जोड़ के 6 घंटे का भी बना दे, पर फिर भी टाइम तो कम पड़ेगा कि जो आपको नए सुपर हीरोज की आर्क डेवलप करनी थी वो वहाँ पे नहीं हो पाएगी सीधा। और फिर मुझे ये डर है कि ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ पे दिया जाएगा कि देखो वो वहाँ पे नॉस्टैल्जिक कैमियोज देखने को मिल रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करो।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत ही होगा यहाँ पे, मैं कोई नेगेटिव पर्सन नहीं हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क तो ले लिया है, वो उसे ठीक करेंगे तो बढ़िया बात है, पर कैमियोज एंड रिटर्न्स आर नॉट द सॉल्यूशंस। ये कैमियो आपको ये जो बेड पे एमसीयू नामक मरीज पड़ा हुआ है उसके अंदर थोड़ी एनर्जी तो दे देंगे, पर उसका अगर इलाज करना है तो वो बस अच्छी स्टोरी और अच्छे कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के साथ ही होगा। यही वो दो चीज़ें हैं जिसने अभी तक जो एमसीयू का इतना बड़ा फैन बेस बना है, ये उन्हीं चीज़ों की वजह से यहाँ पे हुआ है। कैमियोज आते हैं जब भी स्क्रीन पे तो मैं भी वहाँ पे चिल्लाता हूँ, पर अभी तक जो एमसीयू का रिकॉर्ड रहा है स्पेशली मल्टीवर्स सागा के अंदर, वहाँ पे जो कैमियोज दिखे हैं वो बस एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, वो स्टोरी में कुछ ऐड नहीं करते। शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट एंड जॉन क्रासिनस्की एज मिस्टर फैंटास्टिक, उन्हें देख के तो मैं भी चीयर कर दिया था। पर एंड में जाके उनकी स्टोरी क्या निकली, वो बस वांडा के हाथों मर जाते हैं, जो इतना इमोशनली फील नहीं होता क्योंकि है तो वो वेरिएंट सी, हम उनके बारे में इतना नहीं जानते, तो अचानक से इतनी मौत भी दिखा देंगे तो वो बस वहाँ पे बस एक कूल फाइट सीन ही लगेगा। आप डेडपूल एंड वुल्वरीन को भी ले लो, उसके कैमियोज मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जब इंटरवल के बाद वो सीन आता है जहाँ पे पुराने वाले मार्वल कैरेक्टर्स का कैमियो होता है, वो एक एक करके आते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कोई कॉमिक कॉन में एंट्री हो रही हो। वो चाहते तो उन्हें भी एक बैक स्टोरी दे सकते थे 10-15 मिनट की, दिखा सकते थे कि वहाँ पे और भी लोग हैं जो यहाँ पे रिवेंज लेना चाहते हैं कैसेंड्रा नोवा से, और उसमें कुछ ऐसे नाम थे जो हमारे पुराने देखे हुए थे। थोड़ा हमें ऐसा फील होता कि हम भी इमोशनली इन्वॉल्व है उनकी स्टोरीज के साथ। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे उनके कैमियोज अच्छे लगे, पर वो बस आते हैं, जोक्स करते हैं, कुछ बहुत ही बेहतरीन फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टोरी में कुछ ऐड नहीं हुआ। आई थिंक सबसे बेस्ट जो उन्होंने मल्टीवर्स के अंदर अच्छे रिटर्न दिखाए हैं वो बस नो वे होम के अंदर है। वहाँ पे भूलिए मत कि हीरोज और विलन्स दोनों आते हैं, पर सब कुछ यहाँ पे एक तो एमसीयू की टाइमलाइन में होता है, मेन फोकस हमारे वाले स्पाइडरमैन पे है, हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज पे है। पहले वहाँ पे विलन्स आते हैं, वो हमारे मेन स्पाइडरमैन को परेशान करते हैं, एंड में की डेथ होती है जिससे एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बनता है हमारे अपने स्पाइडरमैन के साथ। और उसके बाद आधी मूवी के बाद हम देखते हैं कि नेड यहाँ पे वापस लाता है दोनों स्पाइडरमैन्स को। वहाँ पे फिर वो आगे जाके करते क्या है, सबसे पहले वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को समझाने जाते हैं, और ये कोई वेरिएंट नहीं थे, ये ओरिजिनल वही कैरेक्टर है जिन पे पहले 3-2 मूवीज बन चुकी है। ये अपने विलन से ही आगे जाके फाइट करते हैं। एंड्रू का तो इतना अच्छा सीन भी है जहां वो एमजे को बचाता है, उसके दिल को थोड़ी सी राहत मिली होगी उससे। और देखे तो सच तो यही है कि ये सब फैन सर्विस के नाम पे ही हुआ है, लेकिन वो तब भी समझ आता है क्योंकि उससे पहले 8 लाइव एक्शन स्पाइडरमैन फिल्म आ चुकी थी। उसके बाद अगर एक बार फैन सर्विस हो जाए तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इन कैरेक्टर्स का बार बार रिटर्न कराते रहेंगे तो वो फिर फील नहीं होगा कुछ। अगर आपको करना भी है कुछ तो टोबी वाले को लाना है तो उसे सही से वापस लाओ, या एंड्रू की दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाओ और फिर उसे एमसीयू से जोड़ो। बार बार बस ये जब रिटर्न देखने को मिलता रहेगा ना हमें, वो पहली बार हमें याद रहता है, बट लॉन्ग रन में वो जो एमसीयू की एक नैरेटिव स्टोरी टेलिंग चली है, उसने जो हमें इतने कैरेक्टर से कनेक्ट करवा दिया था, वो जो हम इमोशनली उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ चुके थे, वो फिर आगे जाके नहीं होगा। फिर थोड़ा बहुत अगर आप दिखाएं तो ठीक है, पर जब आप बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया बेचने लगते हो ना, ये सोच के कि इससे हमारा बॉक्स ऑफिस चमक उठेगा, एक टाइम के लिए वो हो जाएगा, बट एंड में जाके वो आपके यूनिवर्स को अंदर से खोखला ही कर रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये एक रिस्क है, अगर वो चाहे तो इसे ठीक कर सकते हैं। हालांकि एक दूसरा यूनिवर्स भी है जिसने नॉस्टैल्जिया के थ्रू अपने यूनिवर्स को रिवाइव करने की कोशिश की थी, बट वहाँ कुछ ठीक नहीं हुआ था। बट लेट्स होप कि यहाँ पे शायद चीज़ें ठीक हो जाए। और बस यही था एक वीडियो ऐसे ऑन हाउ नॉस्टैल्जिया इज़ अ बिग रिस्क फॉर एमसीयू। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।